कब लैब हुआ? नमस्कार भाई सभी लोगों को। अगर क्लास लाइव है तो एक बार कमेंट करो, फिर कंटिन्यू करते हैं। क्लास लाइव है क्या? गुड। आशुतोष, बबलू, शिवम, अभिषेक, सत्यम, गुड मॉर्निंग। आओ जल्दी से कमेंट में, कमेंट फास्ट। नैन्सी, किशन, दिव्या, सुधीर, विवेक, पुरुषोत्तम, नमस्कार भाई सभी लोगों को नमस्कार। सौविक, मनीषा, राहुल, पुष्पराज, किशन, अरविंद, शुभ, पूजा, नमस्कार सभी लोगों को। शिवांदु, राकेश, सत्यजीत। चलो आगे बढ़े। यूपी की मैपिंग बहुत अच्छी थी, ओके थैंक यू। आज जल्दी से नया हेडिंग डालो। कल और कराएंगे मैपिंग। कल ज्योग्राफी 5 बैच की लास्ट क्लास है, ठीक है ना? कल लास्ट क्लास है। हेडिंग डालो अब आप। आज केरला, आज केरल करा देता हूं, फिर कल की क्लास में करा दूंगा तमिलनाडु, सॉरी वो उत्तराखंड और झारखंड। फिनिश, टाटा, बाय बाय। केरल देखो ध्यान से। अगर हम बात करेंगे केरल की, तो ये कहां पर स्थित है, क्या है ये केरल? तो आपका आंसर होगा केरल इज ए, केरल इज अ कोस्टल, is a coastal state of इंडिया। ठीक है, केरल क्या है? तो आपका आंसर होगा केरल की। अगर हम बात करेंगे तो केरल जो है वो क्या है? कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया है, यानी हिंदी में लिख रहा हूं मैं इसे। केरल भारत का एक तटीय राज्य है। भारत का क्या है? एक तटीय राज्य है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे केरल की, तो केरल में और क्या खास है? टोटल डिस्ट्रिक्ट इसके में कितने हैं? तो जो इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं 14। 14 जिले हैं इसमें, और इसका बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है? तो बॉर्डर की अगर हम बात करेंगे तो बॉर्डर जो है इसका कर्नाटका, ठीक है ना, कर्नाटका और तमिलनाडु। कर्नाटका और तमिलनाडु से तो शेयर होता है किससे? ये हैं इसके इंटर स्टेट, यानी अपने ही राज्य, ठीक है ना। उसके बाद बॉर्डर किससे लगता है इसका? अरेबियन सी से। इसके बाद फिर किससे लगता है बॉर्डर इसका? अरब सागर से। और अगर आपसे पूछा जाता है अरब सागर से लगभग कितना है, तो ये लगभग 540 किलोमीटर के समथिंग अबाउट है, ठीक है ना। कितना है? लगभग 540 किलोमीटर के समथिंग अबाउट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे केरल की, तो यहां पे क्या पाई जाती है? तो ये बना कब था? तो आपका आंसर होगा, मैं लिख देता हूं, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1956। कब बना ये? 1956 में बना था, ठीक है ना। कब बना था ये? 1956 में बना था। बात क्लियर है? आगे अगर हम बात करेंगे केरल में, तो केरल की लिटरेसी का क्या कंडीशन है? तो आप लिख सकते हो इंडियाज इंडियाज हाई लिटरेसी, इंडियाज हाई लिटरेसी, हाई लिटरेसी एंड हाई लिटरेसी एंड सेक्स रेशियो फाउंड। यहां पर क्या है? तो आपका आंसर होगा यहां भारत की, यहां पर भारत की उच्च साक्षरता, भारत की उच्च साक्षरता और उच्च लिंगानुपात,
उच्च लिंगानुपात पाया जाता है। राजधानी क्या है केरल की? तो तब आपका आंसर होगा राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और भाषा कौन सी बोली जाती है यहाँ? तो एक तो अंग्रेजी बोली जाती है और अंग्रेजी के साथ साथ मलयालम। नोट करो फटाफट। नोट करो। हम्म हम्म। नोट हुआ? चलो आ जाओ केरल के मैप पर। देखो, अगर हम बात करेंगे केरल की तो नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है? ये है कशारगोट। और अगर हम बात करेंगे साउथ मोस्ट कौन सा है? तो जो साउथ मोस्ट है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा है? तब आपका आंसर होगा ये है ये कौन सा है? तो ये है थिरुवनंतपुरम। ये सबसे दक्षिणी है और यही कैपिटल भी है। अब इसके पश्चिम में क्या है? तो अरेबियन सी हो ही जाएगा, अरब सागर है। और जबकि मैं अगर आपसे बात करता हूं इसके पूरब में क्या है, तो याद रखना पूरब में है इसके वेस्टर्न घाट। पूरब में क्या है इसके? वेस्टर्न घाट है, यानी कि पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट जो है बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि यहां इस टाइप से इधर साइड है इसके। ये इस टाइप से है पश्चिमी घाट इधर। ठीक, इधर क्या है इसके? वेस्टर्न घाट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम इसके पूर्वी भाग में क्या है? वेस्टर्न घाट स्थित है। ठीक है, चलो। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? वो मिनिमम 35 किलोमीटर और मैक्सिमम जो है वो 120 किलोमीटर। 35 से 120 किलोमीटर तक है। अब आप नेक्स्ट सेटिंग डालोगे फिजियोग्राफिक रीजन। एक बार चेक करना, क्लास चल रही है। नेक्स्ट सेटिंग डालोगे अब आप फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ केरला। फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ केरला। क्लास लाइव है क्या? कमेंट करने एक बार। फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ केरल। हम्म
सही है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ केरला। हेडिंग डालो फिजियोग्राफिक फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ केरल। ठीक है, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ केरल। ओके, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ केरल। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है इसको केरल के भौगोलिक भाग। देखो ध्यान से, केरला इज डिवाइडेड इन थ्री फिजियोग्राफिक केरला इज डिवाइडेड इन थ्री फिजियोग्राफिक रीजन। ठीक है ना, हिंदी में लिखेंगे हम केरल तीन भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है। केरल जो है वो तीन भौगोलिक भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया। तीन भौगोलिक भाग कौन कौन से हैं? तो पहला जो भौगोलिक भाग है इसको कहा जाता है ईस्टर्न हाईलैंड। ईस्टर्न हाईलैंड, फिर होगा नेक्स्ट मिड प्लेन्स, फिर होगा तीसरा लोलैंड्स। एक तो है पूर्वी उच्च भूमि, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर आ जाएगा मध्यवर्ती मैदान, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो निम्न भूमि। ये टोटल तीन भागों में इसको विभाजित किया गया। अब ध्यान से समझना, ईस्टर्न हाईलैंड जो है ये कितने परसेंट है, तो आपका आंसर होगा 48%। ये कितने परसेंट है? 40%। ये कितने परसेंट है? 12%। तो टोटल तीन भाग में केरल को क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ओके, अब देखो ध्यान से, केरल का कुछ मैप अभी हमने देखा कि यहां पे अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस टाइप से है, यूं ये है। तो अब ये तीनों भाग हैं कैसे, तो देखो ध्यान से, तीनों भाग की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात यहां पर कुछ इस टाइप से है ये। ठीक, ये कौन सा भाग होगा? ये होगा ईस्ट हाईलैंड।
इसको क्या कहा जाएगा? ईस्ट हाईलैंड। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा लोलैंड्स, यानी कि निम्न भूमि। इसके बाद जो बीच का भाग है इसको क्या कहा जाएगा? इस बीच वाले भाग को कहा जाएगा मिडिल प्लेन्स। इसे कहा जाएगा मिडिल प्लेन्स या मध्यवर्ती मैदान। मिडिल प्लेन्स या मध्यवर्ती मैदान। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ओके, कौन सा भाग क्या है, कहां पर है, कैसे, क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा भाग, ए पॉइंट पे जो दे रखा है। ए पॉइंट पे जो भाग है वो है कौन सा? तो आपका आंसर होगा वो है कौन सा? वेस्ट पश्चिम वाले भाग में स्थित है। कौन सा है? तो आपका आंसर होगा हाईलैंड्स। हाईलैंड्स यानी कि उच्च भूमि। देखो ये है क्या, हाईलैंड्स कहां पे पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा फाउंड इन ईस्ट पार्ट, फाउंड इन ईस्ट पार्ट ऑफ केरला। ये कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा, ये कहां पर है? तो ये है केरल के पूर्वी भाग में। ये क्या है? तो ये है केरल का ये क्या है? ये है केरल का पूर्वी भाग। ये केरल का पूर्वी भाग है, लेकिन एक्चुअल में है क्या? तो आपका आंसर होगा ये है, मैं लिखूंगा यहीं पे, इन दिस रीजन, इन दिस रीजन, इन दिस रीजन वेस्टर्न घाट फाउंड। वेस्टर्न घाट और सहयाद्री, वेस्टर्न घाट और सहयाद्री फाउंड। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पूर्वी घाट, इस क्षेत्र में पूर्वी घाट या सॉरी इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट या इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट या सहयाद्री स्थित है। इस वाले भाग में क्या स्थित है? सह्याद्री स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इस वाले रीजन की एवरेज हाइट कितनी है? तो इसकी एवरेज हाइट जो है वो है 900 मीटर। ठीक है ना, एवरेज हाइट कितनी है इस वाले रीजन की? तो आपका आंसर होगा ये है, ठीक है ना, ये है कितनी? तो आपका आंसर होगा 900 मीटर। आगे अगर हम बात करेंगे इसी में, तो ये जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? तो वेस्टर्न घाट एक ब्लॉक माउंटेन है। तो आप लिखोगे यहां पे क्या पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा यहां पर पाई जाती है हाई बायोडायवर्सिटी, हाई बायोडायवर्सिटी फाउंड। यहां पर क्या होता है? तो आपका आंसर होगा यहां पर उच्च जैव विविधता पाई जाती है, उच्च जैव विविधता पाई जाती है। हाईएस्ट पीक कौन सी है इस वाले भाग की? तो अगर मैं हाईएस्ट पीक की बात करता हूं तो हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? तो ये होगी
अनायुमिटी। हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? तो आपका आंसर होगा, ये होगी अनायुमिटी। और ये कितनी है? 2695 मीटर। और ये कहां पड़ती है? तो आपका आंसर होगा, ये पड़ती है मुन्नार रीजन। कौन से रीजन में पड़ती है ये? मुन्नार रीजन। ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा, ये मुन्नार क्षेत्र में पड़ती है। बात बराबर है यहां तक? अब मैंने कहा कि यहाँ पे उच्च जैव विविधता पाई जाती है, तो जब जैव विविधता उच्च होगी तो इसका मतलब प्लांट में क्या होंगे? प्लांट में तो होंगे यहां पर खासकर एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहां पर क्या पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और फौना में क्या होंगे यहाँ पे? भाई फ्लोरा में तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, फौना में क्या होंगे? तो यहां पर पाए जाते हैं लंगूर, ठीक है ना, हिरन और एलिफेंट। लंगूर, हिरन और एलिफेंट पाए जाते हैं इस वाले रीजन में, जो वेस्टर्न घाट का रीजन है, ठीक है ना। तो ये इसको नोट करो, फिर पढ़ाते हैं मिडिल प्लेन्स और उसके बाद लोलैंड्स। ये और लिख देना कितने परसेंट एरिया पर है ये, मैंने बताया 48% एरिया। नोट करो जल्दी से इसे। हाँ जी, हो गया यहां तक? जल्दी से कमेंट करो। आगे लिखोगे आप इसी में आगे लिखो आप एक पॉइंट और, कार्डिमम हिल, एक पॉइंट और लिखना इसी में, कार्डिमम हिल या इलायची पहाड़ी। कार्डिमम हिल is located in this region। ठीक है ना, इलायची पहाड़ी इस क्षेत्र में स्थित है। इलायची पहाड़ी इस क्षेत्र में स्थित है। आगे आप इसी पॉइंट में लिखना, दिस रीजन इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस। ठीक है ना, ये क्षेत्र जो है किसके लिए? तो आपका आंसर होगा मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा, ये क्षेत्र जो है वो मसाला उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, कन्हैया का कमेंट आ रहा है, बहुत बेकार पढ़ाते हो। मैं चाचा चौधरी, फिर इस वाले बैच में आके क्यों गया तू? डेमो नहीं देखे थे क्या बैच परचेज करने से पहले? अब क्या करूं, पढ़ाते ही इतना बेकार हो। टेंशन मतलब सीख रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। अब आज तूने बताया, अब आज घर जाके और अच्छे से मेहनत करके आऊंगा कल, क्या पता कुछ बेहतर हो जाए, है ना। चलो, थैंक यू सो मच कन्हैया जी, कमेंट करने के लिए, आंखें खोलने के लिए मेरी। आगे नोट कर लो। नोट करो इसको। अभिषेक का कमेंट आ रहा है, ज्योग्राफी स्पेशल 5 में कुछ टॉपिक बचे हैं, आप मैसेज कर देना, अगर जेन्युइन टॉपिक होंगे तो कराए जाएंगे, अदरवाइज नहीं कराए जाएंगे। पहले आप मुझे बताना कौन से हैं, ठीक है। प्रियम का कमेंट आ रहा है, एमपी कब कंप्लीट होगा? आप भी अपने थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। जब अभी केरल चल रहा है तो एमपी ऐसा तो होगा नहीं कि मैं इसी के बैच में पढ़ा दूंगा,
और ना ही कोई ऐसी हाय तौबा मची हुई कि मैं आपको यहां पे खड़े होकर कसम खाकर आपसे ये कहूं कि मैं आपसे कसम खाकर ये कहूं कि भाई नहीं, मैं इतनी तारीख को इतने बजे एमपी हर हाल में करा दूंगा, अगर नहीं कराऊं ठीक है तो फिर तब कहना आप। तो ऐसी भी हाय तौबा नहीं है, तसल्ली रखो, सब होगा ठीक है। आप समझाते नहीं हैं, सिर्फ लिखाते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपका भी कमेंट जेन्युइन है, मैं लिखाता जाता हूं। आप जो कह लो सब कुछ ठीक है भाई। प्रभात, आपका भी कमेंट जेन्युइन है, समझ सकता हूं। एक तो प्रभात नाम का ही, अब ये नहीं पता यही प्रभात है या कोई वो दूसरा प्रभात है, प्रभात वर्मा नाम का था, मतलब वहां पे मेरी सोशल साइट पे कमेंट कर रहा था कि इनको ना अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, नौटंकी की दुकान है ये। मैंने कमेंट देखा, मैंने क्या बकवास कर रहे। उसमें नीचे लिख रहा है कि एक्टिंग ज्यादा करते हैं। तो ये ऑनलाइन क्लास में नो डाउट स्टूडेंट का फायदा हुआ है कि घर बैठ के तैयारी कर सकता है, बट उसका एक और बड़े लेवल का फायदा हुआ है, किसी भी टीचर के लिए वो कुछ भी कभी भी बोल सकता है। कुछ भी बोल सकता है, वो ये भी कह सकता है तुम्हें कुछ नहीं आता, जबकि एक टीचर के लिए इससे बड़ी बेइज्जती तो कुछ हो ही नहीं सकती। तुम्हें कुछ नहीं आता है, जैसे अभी वो कह रहा है कि लिखाते ज्यादा हो, ठीक है ना, जो मन में आए सब लिखते हैं, ठीक है। बिल्कुल अभिषेक, आप उस पर व्हाट्सअप कर देना मुझे, मैं चेक कर लूंगा। आप कुछ भी कह सकते हो सर, आप महान हो। और बड़े ताज्जुब की बात बताऊं, ऐसे टेरिटोला 3-4 हर बैच में मिलते हैं, हर बैच में, और ऐसा नहीं है कि इसी बैच में, ठीक है, ऐसा नहीं है इसी बैच में, हर बैच में 3-4 नमूने मिलते ही हैं। और इनके सारे सारे थोड़ा सा अपना भी टाइम पास हो जाता है और बैच के एंड तक फिर हो लेता है आराम से। संदीप का कमेंट आ रहा है, सर जी एग्रीकल्चर कब करवाएंगे? अमावस्या की काली रात के दूसरे दिन या दूसरे पहर में एग्रीकल्चर करवाया जाएगा। अब तू ये देख ले कि ये वाला संयोग कब बैठ रहा है, ठीक है, ये संयोग कब बैठ रहा है देख ले भाई। चलो अब आ जाओ मिडिल प्लेन्स पे। मिडिल प्लेन्स पे आ जाओ। मध्यवर्ती मैदान, मिडिल प्लेन्स या मध्यवर्ती मैदान, क्लियर है? मध्यवर्ती मैदान की अगर मैं बात करूंगा तो ये किस किस के बीच में स्थित है, तो आपका आंसर होगा ये लोलैंड हो गया और ये हाईलैंड्स, इसके बीच में ये मध्यवर्ती मैदान स्थित है। ओके चलो, तो हम एक पॉइंट इसमें लिखते हैं, ये कहां पर स्थित है? दीज प्लेन्स these plains are located between these plains are located between किसके बीच में स्थित है? are located between western ghat, located between western ghat, located between western ghat and lowlands। सही है, इसके बीच में ही तो स्थित है। चलो यह मैदान, ठीक है ना, यह मैदान पश्चिमी घाट और निम्न भूमि के मध्य स्थित है। पश्चिमी घाट और निम्न भूमि के मध्य स्थित है। अब मेरी बात समझना है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। यह मैदान पश्चिमी घाट और किसके बीच में स्थित है? निम्न भूमि के बीच में स्थित है, क्लियर है?
अब देखो होता क्या है, ये तो वेस्टर्न घाट वाला रीजन हो गया। इस वेस्टर्न घाट वाले रीजन से क्या होता है, ध्यान से समझना, टोटल 44 नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां? 44 नदियां। ठीक, अब ध्यान से सुनना। ये मानकर चलो वेस्टर्न घाट है, तो यहां से नदी निकल कर आ रही है ऐसे, तो टोटल 41 नदियां जो हैं वो तो जा रही हैं इधर पश्चिम की ओर। क्लियर है? और केवल 3 नदी जा रही है इधर। इधर कितनी नदियां जा रही हैं? केवल 3 नदी। बराबर है? तो जब ये नदी इधर की तरफ आएंगी तो ये नदी क्या करेंगी, यहां पे एक बात बताओ, टोटल कितनी नदियां आ रही हैं? छोटी छोटी 41 नदियां आ रही हैं। और जब ये छोटी छोटी 41 नदियां आएंगी तो अपने साथ यहां से क्या करेंगी, ये सेडिमेंट को का डिपोजिशन करेंगी, हाँ या ना? तो यहां पे ये क्या करेंगी, फर्टाइल एरिया का फॉर्मेशन करेगी या नहीं? तो ये वाला एरिया कैसा होगा, ये एक फर्टाइल एरिया होगा। यानी कि यहां पर किसका निर्माण होगा, यहां पर उपजाऊ भूमि का निर्माण होगा। आगे बात समझ में? तो जब ये उपजाऊ भूमि का निर्माण हो रहा है और इधर हाईलैंड्स नहीं है, मतलब थोड़े से लोलैंड्स हैं, ये क्या है, लोलैंड्स हैं, ये निम्न भूमि है, ये उच्च भूमि है। तो निम्न भूमि और उच्च भूमि जो है, या उच्च भूमि और निम्न भूमि है, इसके बीच में 41 नदियों का बनाया हुआ क्या स्थित है, मैदानी भाग स्थित है, जिसको आप पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब जो मिड प्लेन्स हैं, ये फर्टाइल एरिया होगा यहां पे या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस फर्टाइल एरिया में फिर किस किस की खेती की जाएगी? फर्टाइल एरिया यहां पे है, तो आप कहोगे कि सर फिर तो यहां गेहूं ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक हिली एरिया है। यहां पे क्या है, हिली एरिया है। तो फिर इस वाले एरिया में जो यहां की जो फर्टाइल एरिया है, यहां पर एक तो चावल की खेती की जाती है, ध्यान से समझना, एक तो चावल की खेती अच्छे से की जाती है, उसके साथ साथ मक्का की खेती की जाती है। चावल और मक्का के बाद में अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो फिर यहां प्लांटेशन क्रॉप्स ज्यादा होती हैं, बागान फसलों का उत्पादन ज्यादा किया जाता है, जैसे रबर, कॉफी, ठीक है ना, रबर, कॉफी, मसाले, फूल, इन सब की खेती यहां पर ज्यादा की जाती है। जबकि अगर हम ग्रेन्स की बात करेंगे तो ग्रेन्स में सबसे ज्यादा पैडी क्रॉप्स, उसके बाद मेज, फिर उसके बाद व्हीट। आगे बात समझ में? और ये कितने परसेंट एरिया है, तो मैंने आपको बताया ये 40% एरिया है पूरे के पूरे केरला का, जिसके अंतर्गत फर्टाइल एरिया स्थित है। आगे बात समझ में? इसमें क्या है, फर्टाइल एरिया स्थित है। बताओ जल्दी, समझ आया नहीं आया? ओके चलो, देखो ध्यान से, मैंने यहां पे बताया ये पश्चिमी घाटों निम्न भूमि के मध्य स्थित है। यहां पे क्या होता है, तो आपका आंसर होगा यहां पर फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, फर्टाइल सॉइल फाउंड। मैंने अभी बताया आपको यहां पे क्या होता है, तो आपका आंसर होगा उपजाऊ भूमि पाई जाती है, सॉरी उपजाऊ मृदा। यहां पर क्या होता है, उपजाऊ मृदा पाई जाती है। और उपजाऊ मृदा जो पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। यानी कि पश्चिमी प्रवाह वाली नदी के कारण, पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों के कारण क्या होता है, यहां पे पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों के कारण उपजाऊ भूमि पाई जाती है। आगे बात समझ में? अब इस एक तो उपजाऊ भूमि पाई जाती है यहां पे, और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पे वर्षा कहां से प्राप्त होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक यहां पर साउथ वेस्ट मानसून या अराइवल मानसून। कौन सा मानसून? अराइवल। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, अराइवल मानसून, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट में क्या आ जाएगा भाई, अराइवल मानसून, यानी कि उठता हुआ मानसून। उठता हुआ मानसून जो है वो क्या करता है, तो ध्यान से समझना, यहां पर उठता हुआ मानसून जो होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये क्या करता है, यहां पे वर्षा कराता है। और ये उठता हुआ मानसून जो है ये वर्षा करता है किस महीने में, तो याद रखना ये करता है जून के फर्स्ट वीक में। कब करता है ये? जून के फर्स्ट वीक में। और जून में ही क्या होता है, पैडी क्रॉप्स को क्या किया जाता है, पैडी क्रॉप सोन इन द मंथ ऑफ जून।
जितनी भी पैडी क्रॉप्स होती है, यानी कि जो धान की खेती है, धान की जो फसल है वो कब बोई जाती है, तो वो जून के महीने में। यानी कि खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है, तो आपका आंसर होगा जून के महीने में। तो यहां फर्टाइल सॉइल भी है और पर्याप्त मात्रा में जल भी है, तो इस वजह से फिर यहां पे क्या होता है, याद रखना यहां पे राइस कॉमा मेज, राइस मेज, रबर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो स्पाइसेस, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कैश्यू, ठीक है ना, कैश्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो टोबैको, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कॉफी। ये सब क्या किए जाते हैं, इसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये सब यहां पे क्या किए जाते हैं, ये सब यहां पे इनका उत्पादन किया जाता है। आगे बात समझ में। चावल, मक्का, रबड़, मसाले, काजू, तंबाकू, कॉफी, इन सब का उत्पादन किया जाता है। दोबारा सुनो मैंने क्या बताया, इसके उत्पादन के पीछे दो कारण हैं। एक तो यहां पे 41 नदियों का क्या पाया जाना, यहां पर स्थित 41 नदियों के द्वारा बनाई गई उपजाऊ भूमि का पाया जाना, उसके साथ साथ फिर यहां पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होना। इन दो कारणों से जो लो लैंड है, जो सॉरी मिडिल प्लेन्स हैं, इनमें क्या किया जाता है, इनमें भरपूर मात्रा में खेती की जाती है। बात क्लियर है यहां तक। चलो नोट करो इसको, फिर पढ़ाते हैं तीसरा भाग। जल्दी से नोट करो इसे, जल्दी से नोट करो। हो गया। चलो अब हेडिंग डालो जल्दी से, लो लैंड्स। लो लैंड्स यानी कि निम्न भूमि। अगर मैं बात करूंगा लो लैंड्स की यानी कि निम्न भूमि की, तो ध्यान से सुनना, निम्न भूमि वाले एरिया में क्या होता है। पहली बात तो ये क्या है, तो ये है वेस्ट पार्ट, वेस्ट पार्ट ऑफ स्टेट। क्लियर है। ये क्या है, तो ये है राज्य का, ये है राज्य का पश्चिमी भाग। ये क्या है, राज्य का पश्चिमी भाग है। बात क्लियर है यहां तक। ये राज्य का पश्चिमी भाग है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये राज्य का पश्चिमी भाग है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या पाएंगे, ये कोस्टल एरिया भी है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, आप लिख सकते हो ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड मालाबार कोस्ट, ऑल्सो कॉल्ड मालाबार, मालाबार कोस्टल प्लेन्स, ठीक है ना। इसको किस नाम से जाना जाता है भाई, जब आप पढ़ते हो तटीय मैदान, तो वहां पे आप एक बात पढ़ते हो, तो कर्नाटक से लेके देखो, गुजरात से गोवा तक क्या कहा जाता है, कन्नड़। गोवा से कर्नाटक तक, गुजरात से गोवा तक कोंकण, गोवा से कर्नाटक तक कन्नड़, और कर्नाटक से तमिलनाडु तक मालाबार, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो आप लिख सकते हो इसमें, इसे इसे मालाबार, इसे मालाबार तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, मालाबार का तटीय मैदान भी कहा जाता है। क्लियर है, मालाबार का तटीय मैदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या है, ध्यान से सुनना, ये मैंने कहा क्या है, ये कोस्टल एरिया है। तो जब ये कोस्टल एरिया है तो यहां पे होता क्या है, ओशियनिक वाटर जो है यहां पे लगातार इरोजन इफेक्ट करता है, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं यहां पे, जो ओशियनिक वाटर है, ओशियनिक वाटर erodate the coast and formed and form and form different and form different structures like lagoon, like lagoon,
इनलेट्स, ठीक है ना, लैगून, इनलेट्स, कयाल। यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा है यहां पे क्या होता है, जो सागरीय जल है, सागरीय जल क्या करता है, सागरीय जल अपर्दन करता है, ठीक है ना, सागरीय जल क्या करता है, अपर्दन करता है, और अपर्दन करके क्या करता है, और विभिन्न स्थलाकृति, विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करता है, विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करता है सागरीय जल। जैसे लैगून है, जैसे कयाल है, जैसे इनलेट्स हैं, लैगून कयाल बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, देखो ध्यान से, जब ओशनिक वाटर लगातार यहां पे क्या करेगा, लगातार जब यहां पे इरोजन करेगा तो फिर इससे ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो जाएंगे, ऐसे। और इनमें क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा, तो इसी को क्या कहा जाएगा, लैगून, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाएगा, लैगून। एग्जाम्पल क्या है इनका, तो एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो इसी में बेम्बानाद लेक। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हो आप इसमें, लैगून लेक का, ये बेम्बानाद लेक ही बनाई है मैंने, जैसे बेम्बानाद, बेम्बानाद लेक, ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा बेम्बानाद झील। बेम्बानाद झील की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन केरला। कहां पर है ये, तो आपका आंसर होगा ये केरल में स्थित है। बेम्बानाद झील कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा केरल में स्थित है। बात क्लियर है यहां तक, चलो। बेम्बानाद झील जो है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये कैसी लेक है, लैगून लेक है, यानी कि सागरी जल के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। और इसके साथ साथ ये है लॉन्गेस्ट लेक। ये क्या है, ये है लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे, ये भारत की सबसे लंबी झील है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में अगला पॉइंट आ जाएगा कि जो बेम्बानाद लेक है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो भारत की सबसे लंबी झील है। आगे आप लिख सकते हो इसी में, इसमें कौन सी नदी आकर गिरती है, पेरियार रिवर। पेरियार रिवर ड्रेनेज इन दिस लेक। इसमें क्या होता है, इसमें पेरियार नदी गिरती है। नोट कर दो जल्दी से। एक बार जितने लोग लाइव, वो कमेंट में आना कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यार मैपिंग में इतना सब कुछ तो करवा रहा हूं, फिर भी तुम यार 1 मिनट में ऐसे बोल देते हो, अरे बेकार पढ़ाते हो ये है वो। ठीक है यार, मैं जैसा हूं ठीक हूं।
थोड़ा स्लो पढ़ाया करो। अच्छा, आगे बढ़े। हेडिंग डालो मिनरल्स ऑफ केरला। केरल के खनिज। अगर हम बात करेंगे केरल के खनिज की, तो यहां कौन कौन से खनिज होते हैं, तो देखो सबसे पहले यहां पे मिलती है एक व्हाइट क्ले। ठीक है ना, व्हाइट क्ले या इसी को कहा जाता है सफेद चीका। ये व्हाइट क्ले कहां पर मिलती है, तो ये मिलती है तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद फिर मिलती है चाइना क्ले। चाइना क्ले या इसी को कहा जाता है वही चीनी मिट्टी। ये कहां मिलती है, तो ये मिलती है कोल्लम जिले में। ये कहां मिलती है, कोल्लम जिला। इसका यूज किस में किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है एक तो सिरेमिक वेयर में। सिरेमिक वेयर बनाए जाते हैं इससे, और क्या बनाए जाते हैं, और बनाए जाते हैं इससे इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ग्रेफाइट मिलता है यहां पर। ये कहां मिलता है, तो ये मिलता है, ये भी तिरुवनंतपुरम में मिलता है। और तिरुवनंतपुरम के बाद में एक और इसका जिला है, थोड़ा अजीब सा नाम है उसका, ये है अल्लापुज्जा। ठीक है ना, अल्लापुज्जा जिला। और क्या मिलता है केरल में, तो आपका आंसर होगा सिलिका मिलती है। यहीं पे लिख लेना दोनों, सिलिका और सिलिका प्लस ग्रेफाइट, ये दोनों मिलती है। ठीक है, भाई जी देखो स्टेट की मैपिंग करवा रहा हूं, यहाँ पे मुझसे जितना अच्छा बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका एग्रीकल्चर भी कराया जाएगा, मॉनसून वाला भी चैप्टर कराया जाएगा। वो चैप्टर ऐसे होंगे कि बिना समझाए नहीं कराए जा सकते। तो वहां अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलर कि भाई कम समझाया है या लिखाया नहीं है या ये नहीं कराया वो नहीं कराया, तो आपकी जितनी भी शिकायत है ना, वहां पे एक एक शिकायत को मैं सुनूंगा। ये मैपिंग वाला सेक्शन है, मैं करवा तब भी रहा हूं इतना। नहीं तो आप आगे भी पढ़ाई करोगे, आप मुझे बता देना, मैसेज कर देना कि सर उन्होंने आपसे भी बहुत ज्यादा करवा डाली, आपने तो कम करवाया। तो ये वाली बात तो बिल्कुल माइंड से निकाल ही दो कि आपको कम करवाया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात तो आप गलत सोच रहे हो, कम करवाया जाएगा। ये हो गया यहां तक पूरा। चलो अब देखो इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो आप जल्दी से हेडिंग डालो, लिखो जल्दी से साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा केरल में स्थित है। अब ये बताओ मुझे पिन वैली कहां पर है, पिन वैली कहां पर स्थित है,
पिन वैली कहां पर स्थित है ये बताओ। पढ़ाया था मैंने आपको, पिन वैली कहां पर स्थित है, पिन घाटी। याद आ रहा है कुछ पिन घाटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, पिन घाटी और ग्रेट हिमालयन करके कुछ था। हाँ भाई, बिल्कुल सही बताया, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एक कह रहा है जम्मू कश्मीर में जी। आगे लिखो इसी में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केरला। ये कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है, ये लगभग यहां पड़ता है। साइलेंट वैली जो है ये यहां पर है। और फूलों की घाटी कहां पर है, फूलों की घाटी उत्तराखंड, पिन घाटी हिमाचल प्रदेश, साइलेंट घाटी ये कहां पर है, केरल में है। यहां पर पता है क्या हुआ था, 1970 की बात है। यहां पर सरकार ने क्या किया था, यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। यानी कि यहां पर जल विद्युत उत्पादन, यहां सरकार ने क्या किया, जल विद्युत उत्पादन, यहां सरकार ने जल विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू कराया। तो लोगों ने क्या किया, इसका अपोज किया, अपोज्ड बाई पॉपुलेशन या लोकल कम्युनिटी। इसका क्या किया गया, यहां के जन समूह द्वारा विरोध किया गया। और जन समूह द्वारा जो विरोध किया गया था ना, वो क्या बोलकर किया गया था, ये जन समूह द्वारा विरोध किया गया था ये बोलकर, सेव साइलेंट वैली। ये मूवमेंट चलाया था, ये आंदोलन चलाया था। आंदोलन किस नाम से चलाया था, तो आपका आंसर होगा सेव साइलेंट वैली, यानी कि शांत घाटी भी कह सकते हो आप इसको, शुद्ध हिंदी में ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है। शांत घाटी कहां है, साइलेंट घाटी को क्या करना है, सेव करना है। साइलेंट घाटी का संरक्षण नाम से क्या चलाया गया था, यहां आंदोलन चलाया गया था। केरल की मैपिंग होगी पूरी। अगर आपसे क्लाइमेट पूछी जाती है किस प्रकार की है, तो आप लिख सकते हो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। केरल की मैपिंग होगी पूरी। ठीक है, अब आपके बचते हैं कल की क्लास के लिए एक उत्तराखंड और एक झारखंड, ये दो कराने के बाद, ठीक है, पुराने बैच में पूरी मैपिंग हो जाएगी। फिर नए वाले बैच में किसी में एमपी रह गया, एमपी और गुजरात वगैरह ऐसा कुछ मतलब रह गया है, वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, यहाँ की नदी और यहाँ के डैम जो है वो तो आप इंडिया की रिवर और डैम के साथ ही पढ़ोगे। ठीक है ना, वो आप इंडिया के रिवर और डैम के साथ ही पढ़ोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं उसको। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करो। बाकी और ट्रेडिशन चैप्टर शुरू होने दो, फिर देखते कितना समझ आता है आपको।